नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज दो अदालतों से 3 बड़े फैसले सामने आए। पहला बड़ा फैसला वाराणसी से आया है, जहां कोर्ट ने ज्ञानवापी का सच सामने लाने के लिए सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया है और 17 मई को फाइनल रिपोर्ट मांगी गई है। दूसरा बड़ा फैसला मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आया है, जिसमें अदालत ने मथुरा की अदालत को 4 महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने का आदेश दिया है। जिन 2 अर्जियों पर कोर्ट ने आदेश दिया है, उसमें से एक में मथुरा की जिला अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को सूचीबद्ध कर एक साथ सुनवाई किए जाने की है मांग और दूसरी अर्जी में विवादित जगह पर मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित किए जाने की मांग की गई थी। काशी और मथुरा के अलावा आज ताजमहल में बंद कमरों को खोलने की जो मांग की गई थी, उस पर भी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और इस अर्जी को खारिज कर दिया। यानी जो ताजमहल है उसमें किसी तरीके का कोई सर्वे नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई कि जाकर आप रिसर्च करें और देखें किसने बनवाया था। ज्ञानवापी केस में जरूर कोर्ट का यह फैसला आया है कि चप्पे चप्पे का सर्वे किया जाएगा। यानी अब जो तहखाने को लेकर विवाद था, हिंदू पक्ष जो कह रहा था कि ज्योतिर्लिंग वहां पर मौजूद है, उसका भी सर्वे किया जाएगा और 8 बजे से लेकर 12 बजे तक यह सर्वे किया जाएगा। 17 मई को कोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी होगी। कोर्ट कमिश्नर में भी कोई बदलाव नहीं होगा। 2 स्पेशल कोर्ट कमिश्नर्स की नियुक्ति की गई है और हाई कोर्ट ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद में लेकर कहा है कि 4 महीने के अंदर सभी केसेस को क्लब कर चरणबद्ध तरीके से सही तरीके से इन सभी को एड्रेस किया जाए। तो कल से ज्ञानवापी में दोबारा सर्वे शुरू होगा और कोर्ट का ये जो फैसला है, इसके मायने क्या है? अब ज्ञानवापी के चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। खास तौर पे वो तहखाना जिसमें ताला लगा हुआ है, उसका भी सर्वे होगा। ज्ञानवापी का तहखाना जिसको लेकर लगातार हिंदू पक्ष अपनी बात कह रहा है, उसको भी खोला जाएगा। अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। जो मुस्लिम पक्ष था उसका कहना था कि अजय मिश्रा को हटाया जाए, अब वो बने रहेंगे। 2 विशेष कमिश्नर्स की भी कोर्ट ने नियुक्ति की है। तो 5वां जो बड़े मायने हैं इस फैसले के, सर्वे रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। पिछली बार की तरह विरोध हुआ तो एफआईआर दर्ज की जाएगी, यह भी आज कोर्ट ने साफ कर दिया। मुस्लिम पक्ष के आरोपों को कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है। तो देखिए, कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब यह सर्वे होगा ज्ञानवापी मस्जिद में। मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सिर्फ एबीपी न्यूज पर, देखिए आप। सर आप करते रहिएगा, शुरू करिए। एक तरफ इस पूरे मामले में जो पक्ष है, जो इस पूरे मामले को कोर्ट में लेके गया था, सर्वे को लेकर बात कर रहा था, वो खुशियां मना रहा है फैसला कोर्ट के आने के बाद, जिसमें कमिश्नर को नहीं बदला गया है, दूसरी बातें की गई हैं। तो जो दूसरा पक्ष है, कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आप देखेंगे उस फैसले को बैठ के पढ़ रहा है, रीड कर रहा है। उसके जो पॉइंटर्स है जो उनके पक्ष में जुड़े हुए हैं, उन पॉइंटर्स को देख रहा है। जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की जो वकील टीम है वो हमारे संग मौजूद है। मोहम्मद तौहीद हैं, अभय यादव जी हैं, दूसरे जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो हमारे संग मौजूद है। साहब, ये कागज मैं देख रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या तैयारी है? ये जो फैसला कोर्ट ने दिया है, आपके हाथ में कॉपी है, क्या तैयारी है इसकी? ये तैयारी नहीं, हम लोग कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ रहे हैं कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया है। इसके अलावा जो दूसरे लीगल ऑप्शंस होते हैं, अभी कुछ सोचा कि आप लोगों ने क्या लीगल ऑप्शन इसके बाद लेंगे? अभी नहीं, अभी कोई फैसला नहीं किया गया, जब तक कि हम लोग पूरा पढ़ लें, कमेटी से बात न कर ले। इस बारे में अभी कमेटी से चर्चा से अभी कमेटी के हमारे जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों से हमारी कोई बात नहीं हुई है और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से हम लोग जितने अधिवक्ता हैं, 2 तो आप हमारे साथ देख रहे हैं, 2-3 अधिवक्ता अन्य हैं। अभी हम सभी लोगों ने, क्योंकि आदेश की प्रतियाँ अभी हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, इसको पढ़ने से ये लगता है कि ये दिस ऑर्डर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जो और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। अब उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड का ये बड़ा फैसला आया है। टाइमिंग जरूर आज थोड़ी सी हैरान करने वाली है, क्योंकि उधर मुस्लिम पक्ष जो है वो नाराज है कोर्ट के फैसले को लेकर और अब ये आना, दुआओं के साथ साथ राष्ट्रगान भी जरूरी होगा मदरसों में। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग थोड़ी सी अजीबोगरीब जरूर है, लेकिन ये बड़ा फैसला आ गया है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड का कि अब उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान गाना कंपलसरी होगा, यानी अनिवार्य होगा। ये यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ने ये आदेश जारी किया है। तो दुआओं के साथ साथ राष्ट्रगान भी जरूरी,
ये उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने अनिवार्य किया। अब राष्ट्रगान गाना मदरसों में, अब राष्ट्रगान गाना होगा, ये अनिवार्य है और ये उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने इस आदेश को जारी किया है। उधर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आज कोर्ट का बड़ा फैसला, चप्पे चप्पे का सर्वे होगा, कोर्ट कमिश्नर भी नहीं बदला जाएगा और अब ये फैसला उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड का। हालांकि इन दोनों फैसलों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये दो अलग अलग संस्थाएं हैं, दोनों संस्थाओं के द्वारा अलग अलग फैसला लिया गया है। लेकिन हाँ, टाइमिंग आज जरूर ऐसी है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो नाराज हो सकता है, निराश हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार ये कहता रहा है कि मदरसों में राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए, हमारा अपना शिक्षा का तरीका है, हम उसी तरीके पर चलना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड का ये आदेश कहीं ना कहीं नाराजगी की वजह बन सकते हैं। और देखिए, हमारे साथ लगातार एक बड़ा पैनल बना हुआ है मेहमानों का। हमें चर्चा तो ज्ञानवापी के फैसले पर करनी थी, लेकिन चूंकि अब ये बड़ा फैसला आ गया है, इसलिए मैं चाहती हूं कि मौलाना आलिमुद्दीन असादी साहब आप आए चर्चा में और मुझे बताएं कि ये जो फैसला लिया गया है मदरसों को लेकर, आप खुश हैं, आप नाराज हैं? ये बचकानी हरकत है। मदरसों के अंदर दुआ भी होती है, कौमी तराना भी होता है। अल्लामा इकबाल का तराना जो हिंदुस्तान का कौमी तराना है, जिसको फौज हमारे डिफेंस में भी गाया जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके गुलसिता हमारा, ये होता है हर मदरसों में होता है। बचकानी हरकत कह रहे हैं और जहां तक का ये फैसले को कह रहे हैं, एक एक करके सुनिए। राष्ट्रगान के फैसले को बचकानी हरकत कह रहे हैं, कैसी सोच है आपकी? आपका गुरुकुल में होता है राष्ट्रगान, आप बताइए। आपका गुरुकुल में होता है को आप बताइए ना। बचकानी हरकत, अरे आप बताइए ना, राष्ट्रगान होता है, कैसी सोच है? अरे आप बताइए ना, राष्ट्रगान राष्ट्रगान होता है आपके, जिसके लिए आपके गुरुकुल में हमारे होता है, सब जगह होता है, बताइए ना, राष्ट्रगान हमेशा होता है, लेकिन राष्ट्रगान को जैसे बचकानी हरकत, मैं आना चाहूंगी। मौलाना साहब पंडित जी, मौलाना साहब पंडित जी, आप दोनों शांत हो जाइए। एक तरीके से बहस होगी, एक तरीके से चर्चा होगी। एक मिनट रुक जाइए पंडित जी, आपकी बात भी अपनी जगह ठीक है, मौलाना साहब भी अपनी जगह ठीक है। वो इस फैसले को कह रहे हैं कि ये फैसला बचकाना है, वो राष्ट्रगान को बचकाना नहीं कह रहे हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, लेकिन मौलाना साहब मेरा आपसे सवाल ये है, आप हिंदुस्तानी है ये तो मानते हैं ना? पक्का हिंदुस्तानी है। और राष्ट्रगान जो है वो सबके लिए राष्ट्रगान है, तो कुल क्या होना ऐतराज चाहिए। है? तो ऐतराज क्यों फिर? ऐतराज इस बात पे नहीं है, ऐतराज ये जब एक चीज होती है, हम अल्लामा इकबाल का वो तराना जो फौज में भी धुन पर गाया जाता है, सारे वो जहां से राष्ट्रगान अच्छा नहीं हो जाता ना हिंदुस्तान मौलाना हमारा, साहब, हम वो राष्ट्रगान नहीं है ना। ये गुलसिता अब अरे आइए वो ठीक राष्ट्रगान है। पे जनगण जो है टैगोर जी का, वो हम पढ़ते हैं जब झंडा ध्वज होता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, तब भी हम राष्ट्रीय गान तो पढ़ते वही हैं। तो कह रहे हैं, अब आप रोज पढ़ नहीं, ये लीजिए, क्यों क्या हम पर ऐतराज है? थोपा जा रहा है कि हम नहीं पढ़ते? कभी गुरुकुलों में हमने पूछा इनके क्या हो रहा है? जो बार बार हमारे मदरसों पे उंगली उठाई जाती है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे, हम गाते स्वामी हैं, दीपांकर, हम पढ़ते कुछ हैं, कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर तो हम राष्ट्रगान करते हैं, तो हम पे ये रोज का जो बंधन है, रोज का क्यों फैसला थोपा जा रहा है? क्या कहेंगे दीपांकर जी आप? राष्ट्रीय गान पहले तो कोई बंधन नहीं होता आदरणीय, आप सब लोग बुद्धिमान लोग हैं, आप कैसे कोई भी राय मात्र बोलने के लिए बोल देते हैं, मुझे इस बात को लेकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ। मैं कभी सोचता था, पढ़ता था, एक अजब अब मैकियावेली को एक थॉट था कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। हमें नासमझियाँ मार रही हैं दादा। हमें लगता है कि आपने गुरुकुल 3 बार 5 बार गुरुकुल का, मेरा ही गुरुकुल है, और वहाँ राष्ट्रीय गान होता है सर। हमें गर्व होता है अपने देश के प्रति, 2 शब्द बोलने को मिले। हम लोगों का ड्रीम था कि एक बार वो सेना की ड्रेस पहनकर खड़े हों, मगर वो नहीं खड़े हो पाए, तो राष्ट्रीय गान बोलने का अवसर मिलता है, झूम उठते हैं हम लोग। आपको थोपना लग रहा है? मौलाना साहब क्या जवाब? नहीं, जवाब सुन ले, जवाब सुन आपने ले। अर्थ गलत निकाला मेरी बात मुझे का। एक सेकंड, मैं कह रहा हूं, मैं एक बात पूरी कर दूं सर। गलत निकाला। मैं आपसे ज्यादा देशभक्त हूं। मैं सर एक बात इतनी सी कहना चाह रहा हूं, मैं आपकी देशभक्ति पर कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा सर, मेरा स्वभाव भी नहीं है। इतनी सी कह रहा हूं, किसी फिल्म की पंक्ति थी, सुनी थी, अच्छी लगी थी, देश से है प्यार ये हर पल कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। अच्छी बात। और अगर उसका राष्ट्रीय गान बोलने का मुझे अवसर मिलता है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भारत में पैदा होना सौभाग्य है, राष्ट्रीय गान तो अमरता है। पंडित जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मौलाना साहब दोनों लोगों का जवाब दे दीजिएगा। बोलिए। ये राष्ट्रगान मात्र कुछ शब्दों की पंक्तियां नहीं है। राष्ट्रगान वो एक लहू है
जो हर भारतीय के जिस्म के अंदर, उसके शरीर की, उसकी नसों में बहता है। और जब भी मौका मिलता है राष्ट्रगान को गाने का, उसके सम्मान में खड़े होने का, उसको सैल्यूट करने का, आप मानिए उससे पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है। आप अपने देश से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल हो जाता है। और मुझे लगता है मौलाना साहब का भी शरीर जरूर रोमांचित होता होगा और उनको भी गर्व महसूस होता होगा राष्ट्रगान गाकर। लेकिन अगर किसी से भी ये कहा जाए कि नहीं साहब ये कंपलसरी है, क्या ये अनिवार्य है, क्या सिर्फ ऐतराज इस बात का है मौलाना साहब, आप अपनी मर्जी से जब चाहें तब पढ़ें, आप खुश हैं? नहीं, हम हर उस मौके पर जब देशभक्ति का या हिंदुस्तान की आज़ादी का या हमारे दस्तूर जिस दिन बनाए 26 जनवरी का, उस दिन का मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे दूं। मेरा गले का ऑपरेशन हुआ LNJPN में, लाइपोमा कहते हैं, बड़ा खतरनाक होता है, लाखों करोड़ों। साहब एक मिनट के लिए रोकूंगी। बीजेपी के नेता मोहसिन रजा कुछ कह रहे हैं इस मदरसे वाले फैसले को लेकर, सुन लेते हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। पूर्व मंत्री हैं, सुनवा देते हैं एक बार कि क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता मोहसिन रजा, पूर्व मंत्री। फैसला सरकार का, माननीय योगी सरकार का स्वागत योग्य फैसला है कि मदरसों में, क्योंकि मदरसे मॉडर्नाइज किए हैं हमने, माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आज मुस्लिम समाज के बच्चों को। तो जब हम देश की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं तो देश में शिक्षण संस्थानों में, क्योंकि मदरसों की बात को लेकर तो खाली एक बैरियर हो जाता था कि बच्चों को लगता था कि सिर्फ हम अलिफ बे ते से या उर्दू पढ़ने जा रहे हैं, अरबी फारसी पढ़ने जा रहे हैं, मुंशी मुअल्लिम बनने जा रहे हैं। लेकिन आज एक अवसर आदरणीय योगी सरकार ने और देश में आदरणीय मोदी ने हमको ये सब दिया है कि ये अवसर हम सबको प्रदान करता है कि अब हम डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं अपने समाज के बच्चों को। मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, मदरसा मॉडर्नाइज किया है हमने, मदरसों में NCERT की शिक्षा लागू करी है। तो इस तरह से तमाम कंप्यूटरीकरण हुआ है, पोर्टल पर लेकर आए हैं। तो इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और राष्ट्र भावना जागेगी, बच्चों में एक राष्ट्र प्रेम की भावना आएगी। तो मोहसिन रजा साहब को मौलाना साहब आपने सुन लिया, वो भी मुसलमान है, वो भी इस देश से उतना ही प्यार करते हैं, वो अपने कुरान से भी उतना ही प्यार करते होंगे जितना आप करते हैं। मदरसा की शिक्षा के वो भी पक्षकार होंगे। अब क्या एतराज? मैं बता दूं आपको, मोहसिन रजा साहब जो बात कह रहे हैं, इनसे पूछा जाए क्या कभी किसी मुसलमान ने या किसी मदरसे ने इसका विरोध किया है या नहीं करा है? मैं बता दूं आपको, ये इत्तेफाक से मेरा 15 अगस्त से पहले गले का ऑपरेशन हुआ तो मैं रोने लगा कि मेरे हाथ से जिंदगी के 50 सालों में से 1 साल जा रहा है जिसमें मैं झंडा ध्वज नहीं करूंगा। मैंने हॉस्पिटल के डायरेक्टर से बात की कि मैं यहाँ झंडा ध्वज करना चाहता हूँ और यहाँ मिठाई भी तकसीम करूंगा और झंडा भी लहराऊंगा। मुझे परमिशन मिली, मैंने वहीं LNJPN में डिपार्टमेंट में की इच्छा की मैंने वहाँ झंडा सलामी की। संविधान इस देश का वो अधिकार देता है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो एक फैसला आया है सर्वे का, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि भाई सर्वे को रोका जाए और ये जो कोर्ट कमिश्नर है इसको बदला जाए, लेकिन आज कोर्ट ने इनकार कर दिया। चप्पे चप्पे का सर्वे होगा, यानी तहखाने का भी सर्वे होगा जहां ताला लगा हुआ है, और कोर्ट कमिश्नर भी नहीं बदला जाएगा। साथ में 2 स्पेशल कमिश्नर्स की और नियुक्ति कर दी गई कोर्ट की तरफ से। मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल बना हुआ है, आप सबको पहचानते ही हैं। स्वामी दीपांकर जी मेरे साथ हैं, अजय गौतम जी मेरे साथ हैं, मौलाना अलीमुद्दीन असादी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले आपका मैं रुख करूंगी, ये जो ज्ञानवापी को लेकर जो फैसला आया है कोर्ट का, आप इसको कैसे देखते हैं? अभी तो इसका अध्ययन करा जाएगा, इसको समझा जाएगा। और अगर मंदिर निकल आता है नीचे, फैसला आ गया, हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये जीत हार नहीं हुई किसी की, ये खुशियां मनाने का अवसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक कमिश्नर जो थे अजय मिश्रा जी, उनकी जगह 2 नियुक्त और कर दिए गए। साथ में इसमें तो जीत हमारी भी हो गई है। 2 साथ और कर दिया, हम तो जश्न मनाने रहे। हम कोर्ट का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अभी फैसला आया है, उस पर अभी पक्षकार ने भी कहा है कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर अध्ययन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बोलूंगा। लेकिन मैं तो उससे पहले बोलने को तैयार हूँ। आपको बता रहा हूँ, जो भी कुछ होगा वो कानून के दायरे में होगा, वो सबको सब मानना होगा, मान्य होगा, इसलिए मान्य होगा, कोर्ट का आदेश है। लेकिन अभी वो लंबी बहस है। अभी तो सिर्फ सर्वे होना है, उसकी फोटोग्राफी होनी है, वीडियोग्राफी होनी है। मुझे आपकी, मैंने पूरी बात बड़ी तसल्ली बख्श तरीके से सुनी, लेकिन एक बात जो निकल कर आई, हार जीत। ये क्यों है इस देश में कि हिंदू और मुसलमान हर फैसले को, जो कोर्ट हर तथ्य को नापतोल कर लेता है, उसको हार जीत से जोड़ा जाता है? पंडित गौतम, देखिए, ये हार जीत की बात नहीं है, ये हिंदुओं के गौरव की, मान सम्मान की, उनकी प्रतिष्ठा की और सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन की बात है। उनकी सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन की बात है। बिल्कुल, देखिए, ये निश्चित बात है। जो प्राइमा फेसाई वहां पर एविडेंस मिले हैं, वो ये बताता है कि वहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर रहा है। मैंने आपको सुन लेते हैं।
तो वहां पर जितने भी प्रमाण मिले, देखिए ज्ञानवापी का मतलब है कि ज्ञान का कुआं। इसी तरीके से जो वहां पर जो भी चीज है, वहां पर गुरुकुल चलता था, वहां जो हमारा गर्भगृह था, शिवलिंग था, और सारे हिस्टोरिकल फैक्ट है। एक नहीं है, हिस्टोरियन को देख लीजिए, बाबरनामा पढ़ लीजिए, अकबरनामा पढ़ लीजिए, और उसके बाद की पढ़ लीजिए। पूरी लॉन्ग हिस्ट्री रही है किस तरीके से हिंदू मंदिरों को तोड़ के उसमें ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स ठीक है। को खड़ा अजय गौतम करने जी, आपको भी सुन लिया, मौलाना अलीमुद्दीन असादी साहब को भी सुन लिया, स्वामी दीपांकर आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूं अपने दर्शकों को कि 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे इस देश के, तब संसद में, देश की संसद में एक एक्ट पास हुआ था, और वो ये एक्ट था कि 1947 में जिस भी धर्म स्थल का जो रूप होगा उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी को ये डर क्यों कि अगर अब ये सर्वे होगा और अगर कहीं मंदिर निकल आया तो ये हिंदुओं को दे दिया जाएगा? स्वामी दीपांकर। मैं समझता हूं कि मैं पहली बार शायद अपने जीवन की कोई डिबेट अटेंड कर रहा हूं जिसमें साहब कह रहे हैं कि मुझे भी खुशी है इस चीज़ की, मौलाना साहब ने कहा, तो इससे ज़्यादा बेटर मैं कुछ नहीं समझ सकता। अगर जो वो न्यायालय के किसी आदेश पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं, बेहद बहुत कम होता है। यहाँ पर आपके स्टूडियो में खुशी व्यक्त कर कर शाहीन बाग में झंडे लहराकर उसके बाद झगड़ा करने वाले हमने 1000 लोग देखे, मगर इतना प्यारा बोलने वाले मौलाना साहब ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, और मैं खुश हूँ। और रोचक ये है कि शोभना जी, संस्कार और संस्कृति से बंधा भारत कई दशकों राम के मंदिर पर भी कोर्ट के न्यायालय के निर्णय का प्रतीक्षा करता है ना, तो जो कोर्ट कहे, जो न्यायालय कहे, वो सराखों पर। और अगर जो करता है, बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था, कहां कोर्ट के फैसले का इंतजार किया था? एक मिनट दीपांकर जी, संस्कारों की और संस्कृति की आप बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक धर्म विशेष के सारे संस्थान जो हैं हम उनके नीचे अपने मंदिरों का दावा करेंगे और आगे विकास की ओर न बढ़ के देश की शांति को खतरे में डालेंगे? शोभना जी, एक रोचक बात कहकर मुझे हालांकि थोड़ी सी हैरत महसूस हो रही है, पर मैं कहूंगा जरूर। बिल्कुल कहिए। कि जिसे कोर्ट ने विवादित ढांचा कहा उसे आप मस्जिद कहकर संबोधित चलिए ठीक है, चलिए मैंने अपनी गलती स्वीकार की, विवादित ढांचा मैं बोल रही हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। आप वर्डिट पढ़िए। आज तक नहीं किया आदरणीय, ये भी आज तक के ऊपर फैसला हुआ है। रोचक क्या जानते हैं, हम आपको सुनते हैं, आप हमें सुन तक नहीं पा रहे हैं, कहिए, हम कब कराया, हमें सुन तक नहीं पा रहे, प्लीज। इंटॉलरेंस है आप। चलिए ठीक है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कल सुबह 8 बजे से ज्ञानवापी परिसर में एक बार फिर सर्वे का काम शुरू होगा। अगले 5 दिनों तक लगातार ये सर्वे होगा और टीम 17 मई को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस दौरान अगर कोई पक्ष सर्वे के काम में बाधा पैदा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब मैं रुख करना चाहूंगी मेरे सहयोगी रणबीर का, जो वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ज्ञानवापी सर्वे के जो कोर्ट कमिश्नर हैं अजय कुमार मिश्रा इस समय रणबीर के पास है। रणबीर, क्या कह रहे हैं अजय कुमार मिश्रा जी इस पूरे फैसले को लेकर? देखिए, जिस अजय जी के नाम पर विवाद शुरू हुआ था, वो अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत आपके नाम पर विवाद शुरू हुआ, अल्टीमेटली अब आप ही रिटेन कर रहे हैं, आप ही सर्वे करेंगे, तो इसको एक जीत के तौर पर देखते हैं? सर जीत क्या, मैं अपनी ईमानदारी पे भरोसा रखता हूँ। और क्या आज क्या हुआ कोर्ट में, क्या ऐसी दलीलें दी गई कि फिर आपको रिटेन कर लिया गया? हाँ, दलील तो जो भी दिया गया कल परसों में दिया गया है, आज तो केवल आदेश सुनाया गया है। क्या ऐसा कुछ था, आप लोगों ने ऐसा क्या पक्ष रखा था जो आप पे आरोप लगा कि आप खुरच रहे थे, कुछ और गड़बड़ी का? नहीं, आरोप तो विपक्ष ने लगाया था, इसका मैंने खंडन भी किया कि भाई मैंने जो अभी तक कार्य किया उसको सद्भावपूर्वक, ईमानदारी से और निष्पक्ष ढंग से किया है। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहा। अच्छा, अब तक आप अकेले थे, अब आप 3 लोग हो जाएंगे, तो ये जो 2 और एडिशनल एडवोकेट कमिश्नर्स आ गए हैं, इनके आने से आपको कितनी सहूलियत होगी? बहुत सहूलियत होगी। जहाँ मैं अकेले कुछ निर्णय साथ न ले पाता, सहयोग से जो स्ट्रिक्ट निर्णय लिए जाएंगे, उसको जो है कार्रवाई को पूर्ण किया जाएगा। जो अच्छा, लोग अब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि सर्वे शुरू कब होगा, कल हो जाएगा क्या सर्वे? अब सर ये अब 2 लोग नियुक्त हुए हैं, उनसे बात करने के बाद ही समय निश्चित किया जाएगा उसमें। कितना टाइम लगेगा सर? अभी आपने, जब पिछली बार मेरी बात हुई थी आपसे, आपने कहा था 10% के आसपास सर्वे हो चुका है, तो 90% जो काम बाकी है, कितना टाइम लगेगा? 90% काम है और वीडियोग्राफी और देखना ही काम है, लेकिन चूंकि बहुत ही संवेदनशील मैटर है, इसलिए इसको बहुत सूक्ष्म तरीके से जो है करना है। तो मुझे लगता है कि जो न्यायालय ने समय निर्धारित किया है, अगर एग्जैक्ट समय से शुरू हुई कार्रवाई, तो हम लोगों के पास प्रतिदिन 4 घंटे, 8 से 12 समय मिल रहा है, 4 घंटे समय मिल रहा है पर्याप्त। तो अगर 4 घंटे लगातार कार्य किया जाए जो है, तो हमें लगता है कि 2 दिन में हो जाना चाहिए।
तो टीम आपकी वही रहेगी, वीडियोग्राफर्स वगैरह या बाकी जो भी लोग अंदर गए थे? अब अभी तक तो संभावना हमारी यही है, लेकिन जो लोग नए लोग नियुक्त हुए हैं उनसे बात करने के बाद ही फाइनल डिसाइड होगा। अच्छा, एक चीज़ समझना चाहूँगा सर, ये प्रक्रिया क्या होती है? आप जब अंदर जाते हैं तो किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा समझा पाएंगे? हमें जो न्यायालय निर्देश देती है उसी के अनुसार कार्य शुरू किया जाता है। जैसे वीडियोग्राफी जो करनी है वो बहुत क्लोज जाकर के वीडियोग्राफी करते हैं कि दूर से लॉन्ग शॉट बना करके करते हैं, आप उसमें कुछ जाके और करीब से देखते हैं, वहीं पे रिपोर्ट बनाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, रिपोर्ट तो हम पूरा देखने के बाद ही बना पाएंगे। एक एक चीज़ की रिपोर्ट थोड़ी बनेगी। ऑल ओवर रिपोर्ट हमको तैयार करके तब दाखिल करना है, तो जब तक पूरा जो है कार्रवाई ख़त्म नहीं होगी तब तक रिपोर्ट संभव नहीं है। तो बाकी जो 2 एडवोकेट कमिश्नर और उनसे अभी बातचीत हो पाई आप? नहीं, हमारी अभी बातचीत नहीं हो पाई हमसे, क्योंकि अभी दोनों लोगों से मैंने बात की थी, उन लोगों का ये कहना है कि हम बहुत खुश हैं और ये एक सम्मान की बात है। तो आप भी मानते हैं कि एक बड़ा मौका है और आपके लिए भी सम्मान तो है सर, लेकिन सम्मान के साथ साथ आप न्यायालय की गरिमा बना के काम करें, ये ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, पिछली बार ऐसा क्या हुआ था, भीड़ कितनी थी सर कि आप लोगों को दिक्कत आई थी? अब वहाँ कई मुद्दे थे जिसको जो है यहाँ पे अब डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, जबकि न्यायालय थोड़ा लोग जानना चाहते हैं, मैं इसलिए मेरा मतलब ये है कि जो भी परेशानियाँ थीं उसको न्यायालय में रखा गया, बाकायदा उस पर जो है चर्चाएं हुई और उसके बाद न्यायालय ने आदेश पारित किया हुआ है। तो जो परेशानियां थे उसको दूर करने के लिए सरकार कोर्ट ने क्या आदेश दिया? पूरी व्यवस्था एकदम क्लियर कट व्यवस्था दिया हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। भीड़ हो सकती है अंदर? नहीं, न्यायालय ने स्पष्ट आदेश किया हुआ है कि वहाँ पे जो पक्षकार हैं वो रहेंगे और कमिश्नर रहेंगे, बस। अदरवाइज नो पार्टी नो प्रेजेंस। एक सवाल जो सबके मन में था वो ये कि जो तहखाने की बात हो रही है, जिसको खोलने को लेकर के आपत्ति थी, वो तहखाना खोला जा सकता है? न्यायालय ने खुलवाने का मौके पर आदेश दिया हुआ है। अब इसका पालन कौन करेगा, ये भी आदेश जहाँ तक हमने सुनने में आया, न्यायालय मैंने आदेश अभी पढ़ा नहीं है कि उसमें आदेश है कि कौन उसको कार्य को अंजाम देगा। जो है बाकी चीज़ें हर पक्ष आगे जाने के लिए स्वतंत्र है, विपक्ष क्या करता है वो मैं नहीं कह सकता। उसका तहखाना खुलवाएंगे? अब न्यायालय का आदेश है तो खुलवाएंगे न्यायालय के आदेश के अनुसार। मेरे पास कुछ नहीं है, न्यायालय आदेश करे ही है तो हमको खुलवा के देखना ही है उसको। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत सारी दावे कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं कि स्वास्तिक मिला है, कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं, घंटियां दिखाई दे रही हैं, ओम का साइन दिखाई दे रहा है, कुछ दिखा हो अगर कुछ बता पाए? इस पर सर ये न्यायालय की रिपोर्ट की चीज़ है, ये गोपनीय है। न्यायालय में आने के बाद तो आप सब लोगों को पता चली जाएगी। थोड़ा सा कुछ आपने अपनी आंखों से जो देखा, मैं वीडियोग्राफी के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, आपने एंट्री किया होगा तो कुछ? नहीं सर, सॉरी, इस समय मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। ठीक है। अच्छा, एक चलते चलते एक सवाल और सर, अभी तक ये था कि ज्ञानवापी जो है उसके बैरिकेटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो मस्जिद के अंदर भी कुछ इस तरह के आप लोगों को प्रमाण मिले हैं या इस तरह के आप लोगों के पास दावे आए हैं क्या कि हाँ अंदर भी कुछ है, शिवलिंग है या कुछ ऐसा है जो आपको जांच करने अंदर जाना ज़रूरी है? देखिए, हमको आदेश ये है कि वादी जहाँ जहाँ जिन जिन बिंदुओं को बताएगा उसको आपको निरीक्षण करना है। वादी ने कुछ तो पहले बताया होगा, क्या कहा? अभी तक तो जो बताया मैंने किया 2 दिन की कार्रवाई में। इसके बाद की कार्रवाई जो अंदर जाने की प्रक्रिया थी वो किसी तकनीकी त्रुटि के कारण जो है वहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाए। जो है वादी तो यही कह रहे थे कि जब ताला खुलेगा तो अंदर शिवलिंग मिलेगा। वादी कह रहे हैं, अब हमसे क्यों कहवाना चाहते हैं सर? नहीं, मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ सर कि जो है मतलब वो दावा यही कर रहे हैं, तो मतलब आप वहाँ जाएंगे तो ये सब चीज़ कोर्ट में आपको पेश करके दिखानी है कि जो वादी का दावा है वो आपने देखा है, उसमें क्या सही है क्या? अगर कुछ ऐसा रहा तो रिपोर्ट में सबमिट किया जाएगा। थोड़ा सा कुछ बता दें अगर आपने जो देखा हो। नहीं, हमें कुछ दिखाई दिया या नहीं दिया ये तो रिपोर्ट ही बता पाएगी आपको, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा इसमें। अच्छा, 17 तारीख को कितने बजे आप लोग रिपोर्ट दे देंगे? सर जो है भविष्य किसी ने नहीं देखा है, हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊं, न जा पाऊं। जो है वैसे मेरी तबीयत नहीं सही है, वास्तव में नहीं सही है मेरी तबीयत तो, लेकिन ये काम रुकेगा नहीं, मेरी तबीयत सही रहे या न रहे।
कोर्ट ने एक और बात कही है कि बड़े से बड़े अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि मदद करें। पिछली बार मदद मिली थी आप लोग को प्रशासन से? प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है। हेलो, तो देखिए अजय कुमार मिश्रा जी जिन्होंने कहा कि प्रशासन ने मदद किया था और इस बार तहखाना खुलेगा, इन्होंने ये बड़ी बात कही है कि तहखाना खुलेगा और अंदर जाएंगे और कोर्ट के आदेश पर जो जो रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड करेंगे और 17 तारीख को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो अजय मिश्रा को आपने सुना, रणबीर ने हमारी उनसे बातचीत करवाई और वो कह रहे हैं कि देखिए काम नहीं रुकेगा, मैं रहूं या ना रहूं। मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल स्टूडियो में क्योंकि मौजूद है और मैं रुख करना चाहूँगी स्वामी दीपंकर आपका, और मेरा सवाल आपसे यही है कि इस तरीके से कारवां आगे बढ़ेगा, हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर खोजा जाएगा, दोनों समुदायों के बीच में खटास पैदा होगी, इससे हासिल क्या होगा? देखिए आदरणीय, क्या सिर्फ भावनाएं और धर्म ही सबसे ज़्यादा अहम हो गया? शायद मुझे लगता है कि हर मंदिर, हर मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं खोज रहा आदरणीय। शिव हमारा शीश है और राम हमारे प्राण और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। ये वेद के श्लोक हैं, मैं इसको समझता हूँ और अंगीकार करता हूँ। सूर्या मार्तंड मंदिर आप कश्मीर में जाकर देखिए उसकी क्या स्थिति हुई। हम बहुत सारी बातें नहीं बोलना चाहते आदरणीय, मगर जो कोर्ट कह रहा है मैं कोर्ट के भी विरोध में नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो, पर इतना जरूर कहूंगा कि अपने अपने तरीके से अपने अपने दायरों में जितना हो सके आप कोर्ट का सम्मान करें, कोर्ट के विरोध में जाकर कुछ नहीं। मगर यही बात अगर आप हमसे पूछ रही हैं शोभना जी कि मात्र धर्म सब कुछ है, यही बात उन भाई साहब से पूछ लीजिए, आपको जवाब प्रॉपर वो देंगे, मैं दूंगा। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन जी भी जुड़ गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। विष्णु जैन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आज ये जो फैसला आया है कोर्ट के नजरिए से, साक्ष्यों के नजरिए से ये अच्छा हो सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन एक पक्ष जो है वो बेहद नाराज है और कहीं ना कहीं शांति खराब होने का भी डर है, तो कैसे देखें इस फैसले को? डर तो मुझे लगता है माननीय न्यायालय को है। जिस तरह से डर का वातावरण क्रिएट किया गया है, माननीय जज साहब ने क्या लिखा है जरा 3 लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जो 6 तारीख को इन्होंने वहां पे शक्ति प्रदर्शन किया था उसका जरा देखिए, न्यायालय ने संज्ञान लिया और अपनी न्यायालय के ऑर्डर में क्या लिखा है, जरा मैं खुद नहीं बोलना चाहता हूं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं 3 लाइन। यह बात नहीं, एक मिनट, ये डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर, ये माननीय जज साहब लिख रहे हैं, डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर मेरी तथा मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। घर से बाहर होने पर बार बार पत्नी के द्वारा सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है। कल लखनऊ में माताजी ने बताया कि बातचीत के दौरान मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और मीडिया द्वारा प्राप्त खबरों में उन्हें यह जानकारी हुई कि शायद मैं भी कमिश्नर के रूप में मौके पर जा रहा हूं। मेरी माताजी के द्वारा मुझे मना किया गया। ठीक है, मैं मौके पर कमिश्नर ऑर्डर मत सुनाइए, मैं समझ गई, मतलब डरे हुए हैं आप, ये बता रहे हैं कि जज साहब भी डरे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लाइनों से ये भी तो साबित होता है कि अपने सुरक्षा बलों पर हमें विश्वास नहीं है। अगर मैं अपनी सुरक्षा के लिए डरती हूं तो कहीं ना कहीं क्या मुझे इस देश की जो पुलिस है, इस देश की जो आर्मी है, उस पर विश्वास नहीं है? नहीं, मैं हाँ, अलीमुद्दीन जी क्यों धमकी दे रहे हो आप? मैं बता दूं, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी का मेंबर भी है। ये कह रहे हैं कि सरकार नए कार्य नहीं के लायक नहीं है तो इस्तीफा दे दें। वो जज की सुरक्षा नहीं कर सकते, जज की फैमिली की सुरक्षा नहीं कर सकते। कुछ कह रहे हैं, मुझे बोलने तो दीजिए। बिल्कुल बोलिए, अगर आप वहां से इंटरप्ट करेंगे तो नहीं बोलिए, हाँ बोलिए। कोर्ट ये कह रही, मुझे मेरी बयान तो एक्सप्लेन करने दिए सर। कोई ये नहीं कह रहा डरा हुआ है, कोई ये नहीं कह रहा डरा हुआ, ना मैं डरा हुआ हूं, ना मेरी लीगल टीम डरी है, ना याचिकाकर्ता डरे हुए हैं, ना जज साहब डरे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का डर का जज साहब डर रहे हैं, जज साहब की माता जी डर रही है, मैं नहीं कह रहा, आपने पढ़ा है, चिंता व्यक्त कर रहे हैं, आपने पढ़ा है, आप कह रहे हैं वाली बात है। योगी जी के राज में जो है जज महफूज नहीं, बड़े शर्म की बात है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं मैंने ये कहा कि डर का वातावरण किस तरह से किया है आपने, ये वो बता रहे। जो आपने 6 तारीख को वहां पे मोबोक्रेसी की है, जो 6 तारीख को आपने भीड़ प्रदर्शन और भीड़ तंत्र किया है, कमिश्नर साहब बोल रहे हैं, उन्होंने तो कोई बयान नहीं दिया।
जजों आप को देखिए ना, दबाने का अरे अलीमुद्दीन आप सुनिए देखिए ना, ना, सर, ये आपकी अलीमुद्दीन समझ भी हो सुनिए। सकती है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जब हिजाब के खिलाफ में फैसला दिया तो उन जजों को जान से मारने की धमकी दी। कर्नाटक के उन जजों को सुरक्षा देनी पड़ी। तो ये आपका बहुत बड़ा इतिहास है कि आप अगर एक एक कर सुनेंगे, एक एक कर बोलेंगे तो हम सब एक दूसरे को सुन पाएंगे। दीपांकर जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सिर्फ एक बात पूरी कर लें। ठीक है पंडित जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, यहाँ जब चाहे कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को सुरक्षा देनी पड़ी हो, जब उन्होंने इस तरीके का फैसला दिया, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे जब राष्ट्रगान के मदरसों का मामला जल्दी हो, अपनी बात ठीक है, खत्म कीजिए। सवाल सिर्फ इतना सा है कि मदरसों की क्यों ऐसा वातावरण बना हुआ है जब भी मुसलमानों के खिलाफ, एक धर्म विशेष के खिलाफ कोई फैसला आता है तो जजों को सुरक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, मौलाना अलीमुद्दीन मैं असदी, इसका अलीमुद्दीन जवाब से दे निवेदन दीजिए। करूंगा, कोर्ट का ये ऑर्डर है। जजों को सुनिए पंडित जी, नहीं, सुनिए। बहुत बचकाना मौलाना बात साहब, कर रहे हैं। मौलाना साहब ये सवाल जज सुन लीजिए। जजों को मौलाना धमकी साहब नहीं। सवाल तो सुन कमिश्नर लीजिए। साहब के अरे पास मौलाना सुनिए। साहब आप शांत हो जजों जाइए। को धमकाएं नहीं। एक मिनट रुक मदरसों जाइए में राष्ट्रगान पंडित जी, रुक पढ़ाते, जाइए, रुक जाइए, रुक मदरसों जाइए। में मौलाना राष्ट्रगान साहब, मेरा पढ़ाते, सवाल तो आपसे उनमें ये है देशभक्ति आती। कि कोर्ट ये आदेश देता है कि भाई इस परिसर का सर्वे किया जाएगा, या तो इस देश का मुसलमान ये कह दे कि हमें इस देश की कोर्ट पर कोई यकीन नहीं है, और अगर यकीन है तो फिर इस तरीके का भीड़ जमावड़ा क्यों किया जाता है? इसका जवाब आप दे दीजिए। जैसा कि वकील साहब कह रहे हैं, डर का माहौल पैदा करने की क्यों कोशिश की जाती है? मेरी बात सुनिए, अभी अभी कोर्ट कमिश्नर बोल रहे थे कि मैं अभी कोई बात नहीं करूंगा, मैंने शांतिपूर्ण ढंग से 2 दिन सर्वे किया है, मुझे कोई बाधा नहीं डाली गई है, मुझे किसी ने कोई धौंस नहीं दीजिए, किसी ने रोका नहीं है। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है, आप कुछ और बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो हमने सबने सुना। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कोर्ट पर विश्वास है कि नहीं है? कोर्ट पर यकीन है, हाँ। कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। ठीक है, तो भीड़ क्यों लेकिन इकट्ठा जहाँ करते हैं? तक कोर्ट ने लिखा दीपांकर होगा जी, वहीं छोटी तक सी बात पालन किया से जाएगा। ये मुझे ब्रेक उसके लेना अलावा है। नहीं। ठीक है, दीपांकर जी बोलिए। आदरणीय मौलाना साहब, मैं मात्र विष्णु जी 1 मिनट सुन लीजिए। विष्णु जी 1 मिनट बातें कही गई प्लीज। विष्णु जी अरे आप 1 मिनट। विष्णु जी 1 मिनट। अरे मैं वहां पे स्वामी हर जी हर महादेव के भी नारे लगे। विष्णु जी, विष्णु एक जी, मिनट ये भी समझना पड़ेगा। चलिए वक्त एक एक सेकंड छोटे मुझे, से मैं हाँ, 10 जल्दी से सेकंड। जल्दी से पूरी मैं करिए। मात्र इतना कहना चाहता हूं मौलाना साहब, ये योगीराज है, जिसको गलतफहमी दूर करनी हो कर देख लीजिए। ये तो धमकी दे रहा है। ये धमकी नहीं दे रहे, ये धमकी कानून दे रहा का है। शासन है। दीपांकर जी, ये कैसी भाषा है? एक मिनट, योगी जी का राज है, इसीलिए सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है सरकार। ये तो आप लोग हिंदू मुसलमान में बट रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां बड़गाम में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित को गोली मार दी है। राहुल भट्ट नाम का ये कश्मीरी पंडित बड़गाम जिले के चडूरा तहसील में काम करता था। राहुल भट्ट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आतंकवादियों ने राहुल भट्ट नाम के एक कश्मीरी पंडित को गोली मारी, हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। बड़गाम में ये गोली मारी गई है। ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बड़गाम से ये बड़ी खबर। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। शाम 7 बजे भारत की बात में फिर होगी मुलाकात। आप देखिए होमकार रूबिका लियाकत के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।